ठीक है, अपन देखते हैं कि मौलिक अधिकार को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। अब ये क्यों बोला जाता है मैग्ना कार्टा, बहुत सी बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि मैग्ना कार्टा किसको बोला जाता है, तो मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि सन 1919 में ब्रिटेन के एक सम्राट थे, ब्रिटेन के एक सम्राट थे जिनका नाम था जॉन। क्या नाम था, जॉन। ये जॉन अधिकारों हेतु एक अधिपत्र जारी करते हैं, अपने मौलिक अधिकार हेतु अधिपत्र जारी करते हैं, और उस अधिपत्र को जो नाम दिया गया है मैग्ना कार्टा। क्या नाम दिया गया था, मैग्ना कार्टा। इसीलिए मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है कि जॉन के द्वारा अधिकारों हेतु एक अधिपत्र जारी किया गया था सन 1919 में, जिसको क्या नाम दिया गया था, मैग्ना कार्टा। इसीलिए मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 12 किसके बारे में बात करेंगे आज अपन, अनुच्छेद 12 के बाद। तो अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। किसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अब इसमें राज्य की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। राज्य की परिभाषा में होगा कि एक तो क्या आएगी, संघ सरकार होगी। क्या होगी, एक संघ सरकार होगी। क्या होगी, संघ सरकार होगी। एवं संघ सरकार के साथ क्या होगी, संसद होगी। क्या होगी, संघ सरकार के साथ संसद होगी। एक होगी राज्य सरकार। क्या होगी, राज्य सरकार। और राज्य सरकार के साथ क्या होगा, विधानमंडल। क्या होगा, राज्य सरकार के साथ क्या होगा, विधानमंडल। जैसे केंद्र में संसद होती है वैसे ही राज्य में भी क्या होगा, विधानमंडल। ठीक है, तो संसद से पहले अपन संसद के 3 अंग को समझ लेते हैं कि संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संसद के 3 अंग में आ जाएगा राष्ट्रपति। कौन आ जाएगा, राष्ट्रपति आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा लोकसभा आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, यानी कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हो जाते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल के भी 3 अंग होंगे। कौन कौन से, राज्यपाल। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है वैसे ही राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्यपाल। एक फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, विधानसभा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, विधानसभा। और फिर क्या आ जाएगा, विधान परिषद। क्या आ जाएगा भाई, विधान परिषद। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा क्या कहता है कि संघ सरकार होगी, संघ सरकार के साथ क्या होगी, संसद होगी। और फिर राज्य सरकार होगी, राज्य सरकार के साथ क्या होगी, विधानमंडल आ जाती है। इसमें एक चीज़ का और उल्लेख मिलता है, स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल सरकार का भी इसमें वर्णन मिलता है, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, यानी कि राज्य की परिभाषा क्या कहती है कि राज्य की परिभाषा कहती है कि भाई संघ सरकार भी होगी, संघ सरकार के साथ संसद भी होगी, राज्य सरकार भी होगी और विधानमंडल भी होगी और स्थानीय स्वशासन भी होती। तो राज्य की परिभाषा में इन चीज़ों का वर्णन क्यों किया गया है कि जब कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपन यहाँ पर चुनौती दे सकते हैं। यानी कि संसद में भी क्या होता है, चुनौती दी जाएगी, विधानमंडल में भी चुनौती दी जाएगी और स्थानीय स्वशासन में अपन चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा में अपना आएगी संघ सरकार। संघ सरकार के साथ क्या होगी भाई, संसद होगी। संसद के साथ क्या होगा, राज्य सरकार के साथ क्या होगी, विधानमंडल। और क्या होगा, स्थानीय स्वशासन। तो अपन ने संसद के 3 अंग भी देख लिए कि संसद के 3 अंग कौन कौन से होंगे। कौन कौन से होंगे, राष्ट्रपति होगा। कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। उसके बाद विधानमंडल के भी 3 अंग होंगे। केंद्र की बात करें तो राष्ट्रपति और राज्य की बात करें तो राज्यपाल। विधानमंडल में कौन आ जाएगी, विधानसभा और विधान परिषद। तो अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा, संघ सरकार के साथ संसद होगी, राज्य सरकार के साथ विधानमंडल होगी और स्थानीय स्वशासन यानी कि क्या होगी, लोकल गवर्नमेंट यानी कि लोकल सरकार। लोकल सरकार। तो राज्य की परिभाषा अपन समझ चुके हैं, संघ सरकार के साथ संसद होगी, राज्य सरकार के साथ विधानमंडल होगी और स्थानीय स्वशासन और लोक सरकार होगी। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 13 के बारे में। हेडिंग डालो अनुच्छेद 13।
अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के मतलब सबसे पहले समझते हैं कि अपना जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अब संविधान बनने से पहले भी कुछ ऐसे कानून थे और संविधान के बाद में भी कुछ ऐसे कानून बने होंगे। ठीक है, पहले जो कानून बने थे और बाद में भी कुछ कानून बने होंगे। अगर पहले के कानून संविधान लागू होने तक किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करेंगे, जैसे कि ये अपना संविधान है, ठीक है, क्या है ये अपना संविधान है, क्या है ये अपना संविधान है। मान लो पहले भी ऐसे कुछ कानून बनाए गए होंगे और बाद में भी कुछ ऐसे कानून बने होंगे जो अपने मौलिक अधिकारों को क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं, आपस में टकराव कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, स्वतः ही शून्य हो जाते हैं। पहले के कानून की बात करें तो जैसे कि अपन बात करते हैं 3 तलाक, ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं 3 तलाक। 3 तलाक क्या है, संविधान निर्माण से पहले का कानून है। अब जब 3 तलाक होता है तो किसी न किसी स्त्री के मौलिक अधिकारों का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। तलाक देने के बाद किसी भी स्त्री का जब मौलिक अधिकार हनन होता है तो क्या करेंगे, अपने आपस में मौलिक अधिकारों में क्या कर रहा है, वो कानून टकराव कर रहा है, किसी के मौलिक अधिकारों को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। जब ये टकराव करता है तो जो पुराना जो कानून बना हुआ है संविधान से पहले, वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतः ही शून्य हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब संविधान लागू हुआ है उससे पहले भी कोई ना कोई कानून जरूर होंगे। जब कानून जरूर थे और उसके बाद जो कानून बने हैं उन कानूनों में से अगर अपने मौलिक अधिकारों का हनन होता है, टकराव होते हैं, तो पहले के कानून क्या हो जाएंगे, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि 3 तलाक। 3 तलाक के बारे में बात करें तो तलाक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के तलाक होते हैं। एक का नाम है तलाक हसन। क्या नाम है, तलाक हसन। एक का नाम है तलाक हसन, एक का नाम है तलाक हसन, एक का नाम है तलाक अहसन, अहसन, और एक का नाम है तलाक बिद्दत, तलाक बिद्दत। अभी आपने 3 तलाक का नाम काफ़ी चर्चा में रहा है, तलाक बिद्दत। तो 3 तलाक को ही तलाक बिद्दत कहा जाता है। तलाक हसन की बात करें, जब किसी महिला को तलाक दिया जाता है तो इसमें क्या दिया जाता है, पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तलाक अहसन की बात करें तो इसमें क्या दी जाएगी, संपत्ति दी जाएगी। तलाक की बिद्दत की बात करें तो इसमें कुछ नहीं दिया जाता है। तो तलाक की बिद्दत इसलिए समाप्त किया कि ये क्या कर रहा है, किसी महिला के मूल अधिकारों को क्या कर रहा है, हनन कर रहा है। उसके जीवन यापन के लिए क्या कर रहा है, ये हनन कर रहा है। यानी कि अपने इसका तलाक हो जाएगा तो अपने क्या करेगा, जीवन यापन नहीं कर पाएगी। क्यों, इसमें कोई संपत्ति ना पैसा कुछ नहीं दिया जा रहा है, इसलिए ये जो तलाक की बिद्दत है अभी समाप्त कर दिया गया है। इसको सबसे पहले 2017 में इस तलाक को लेकर आए थे जिसका नाम था सायरा बानो, सायरा बानो, ठीक है। सायरा बानो ने इस तलाक के लिए मांग उठाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, तलाक के बिद्दत को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अनुच्छेद 13 को देख के ही तलाक के बिद्दत को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों कर दिया कि ये क्या कर रहा है, किसी के मौलिक अधिकारों को हनन कर रहा है। कब कर रहा है कि मान लो ये पहले का कानून है और अभी के जो कानून के हिसाब से अगर कोई भी मौलिक अधिकारों में टकराव करेगा कोई सा कानून, तो स्वतः ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 26 जनवरी 1950 के बाद भी जो कोई भी कानून बने हैं अगर वो मौलिक अधिकार में टकराव करेंगे तो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, वो भी शून्य हो जाएंगे। तो अनुच्छेद 13 कहता है कि 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी कानून बने हैं अगर वो मौलिक अधिकारों में टकराव कर रहे हैं तो स्वतः ही क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और बाद के जो भी कानून बने हैं और मौलिक अधिकारों में टकराव कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, स्वतः ही शून्य हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन इसके बारे में लिखते हैं, अनुच्छेद 13 के बारे में। छब्बीस जनवरी 1950 के पहले जो भी कानून बने हैं, जो भी कानून बने हैं अगर वह कानून मौलिक
मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो पहले के कानून स्वतः शून्य हो जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी बात क्या कहती है कि 26 जनवरी 1950 के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद जो कोई भी कानून बनेगा, अगर मौलिक अधिकारों का हनन करेगा तो बाद वाला कानून स्वतः ही शून्य हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि अनुच्छेद 13 क्या है। मान लीजिए ये अपना संविधान लागू हुआ है, ठीक है, 26 जनवरी 1950, और ये क्या है, पहले का कानून है। अगर ये अपने मौलिक अधिकारों में टकराव कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, स्वतः ही शून्य हो जाएगा पहले का कानून। अगर बाद के कानून की बात करें, 26 जनवरी 1950 अपना कानून लागू हुआ है, बाद के कानून 26 जनवरी 1950 के बाद के जो कानून है, अगर ये मौलिक अधिकारों में टकराव करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, स्वतः ही शून्य हो जाएंगे।